इन दिनों किसी भी पढ़ने लिखने वाले से ये पूछो कि वो क्या कर रहा है या क्या पढ़ रहा है, इवन क्या चल रहा है, तो सामने से एक ही जवाब आता है, रेत समाधि। नमस्ते, मैं हूं सुदीप्ता, हिंदी किताबों वाले चैनल मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साल 2022 का अप्रैल माह जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूं, मुझे रेत समाधि का माह लगता है। वजह भी खास है। गीतांजलि श्री का लिखा उपन्यास रेत समाधि, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया है डेजी रॉकवेल ने, टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ में नामांकित हो चुका है। हालांकि मैं ये नहीं मानती कि कोई अवार्ड या कोई पुरस्कार या कोई सम्मान ही किसी कृति की अहमियत सिद्ध करते हैं या उसे महत्वपूर्ण बताते हैं, लेकिन बुकर प्राइज़ में रेत समाधि का नाम आने से दो बातें तो स्पष्ट हो ही जाती हैं। एक तो इस उपन्यास का कहन इतना अलग है, न सिर्फ कहन बल्कि इसमें आए शब्द हिंदी इतने रूपों में आई है कि पढ़कर ये सोचना भी मुश्किल हो जाता है कि क्या इसका अंग्रेजी अनुवाद किया जा सकता है, लेकिन डेजी रॉकवेल ने इस मुश्किल कार्य को संभव कर दिखाया है। तो विश्व पटल पर अनुवादों का महत्व तो स्पष्ट रूप से उजागर हो जाता है। और दूसरी ये बात कि हिंदी में लिखा जा रहा साहित्य कैसे विश्व साहित्य का हिस्सा बनता है, क्या ख़ास होता है उसमें, कैसे बरतता है वो अपनी भाषा को, अपने कहन अपने अंदाज में नितांत मौलिक होते हुए भी कैसे वो पूरे विश्व को एक साथ कनेक्ट कर लेता है, ये भी यहाँ स्पष्ट होता है। तो आज का जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये उन सब के लिए है जो रेत समाधि पढ़ना चाहते हैं, जल्द से जल्द पढ़ लेना चाहते हैं, या जिन्होंने पढ़ने के लिए उठा लिया है, जो पढ़ रहे हैं और इसके कहन और इसकी शैली से विस्मित हैं, ये सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, थोड़ी देर के लिए उठाकर रख दें, कुछ स्किप करके पढ़ लें क्या, या कहीं सारांश ही पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ मन में आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। एक बार आप वीडियो देख लीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना है। साथ ही ये वीडियो उन सब के लिए है जो रेत समाधि सिर्फ पढ़ना ही नहीं, समझना भी चाहते हैं। रेत समाधि की कथा नायिका एक वृद्धा है, पति की मृत्यु के बाद जिसने खाट पकड़ ली है और लोगों के लाख उठाए जाने पर भी उठने को कतई तैयार नहीं, लेकिन एक रोज़ वो उठती है और अब की कुछ इस तरह जैसे कोई नई उम्र, वही उमंग, वही जज्बा और वही ठसक। अम्मा की बेटी, अम्मा का मन बहल जाए इसलिए उसे कुछ दिनों के लिए अपने घर लेकर आती है। बेटी आज़ाद ख्यालों की है, अविवाहित है, अपनी शर्तों पे जीती है, और अब अम्मा भी कुछ कुछ इसी तरह की। तो माँ की देखभाल में बेटी माँ बन जाती है और माँ बेटी। अपनी देह के तमाम परिवर्तन अब अम्मा को नागवार गुजरते हैं। उसे अपने मस्सों से दिक्कत है, तिलों से दिक्कत है, यहाँ तक कि अनचाहे बालों और झुर्रियों से भी। लेकिन बेटी अम्मा को खुश देखकर खुश है, और अम्मा खुश है अपनी दोस्त रोज़ी के साथ बनाई अपनी नई नवेली दुनिया में। रोज़ी बुआ जो अम्मा की पुरानी दोस्त हैं, वो ट्रांसजेंडर हैं, समाज के लिए हिजड़ा, लेकिन चूँकि अम्मा की दोस्त हैं तो उन दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अम्मा बहती नदी जो हो गई हैं अब, तो रोज़ी और अम्मा हर रोज़ कहीं ना कहीं घूमने निकल जाती हैं, कभी कोई तो कभी कोई शगल पालती हैं। यहाँ एंट्री होती है रज़ा मास्टर की, और चीज़ें यहाँ से थोड़ी उलझना शुरू हो जाती हैं, ख़ासतौर से बेटी के लिए। वो रज़ा मास्टर को देखकर बहुत चक है। रज़ा और रोज़ी के बीच कोई तो रिश्ता है, और आखिर अम्मा को उनसे इतना लगाव क्यों बदल रही हैं यूँ अम्मा? बेटी सवाल भी करती है, लेकिन जवाब में माँ सिर्फ मुस्कुरा भर देती है। ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा भर है। कथा के विविध आयाम हैं और ये एक बहुत विस्तृत फलक पर रचा हुआ कथानक है। यहाँ कथा सीधी राह नहीं चलती, कहानी जैसे घर से निकलती है और जब जो राह पसंद आ जाए उधर मुड़कर थोड़ा सैर कराती है। हर बात के कई कई उदाहरण, हर उदाहरण के कई कई किस्से और हर किस्से के कई कई पहलू हैं। लेखिका एक स्थान पर लिखती भी हैं कि कहानी वहीं की वहीं हो अभी तो जाहिर हो जाता है कि उस कहानी को और कहना है अभी। उसे झाड़ बुहार कर किनारे नहीं लगा सकते अभी, रुकना पड़ता है, टिकना पड़ता है, उसकी रफ्तार को अपनी रफ्तार बनाना पड़ता है अभी। आगे वो लिखती हैं, बात ऐसी ही कि कहानी उड़े रुके चले मुड़े होए जब होए, तभी कह गया वो इंतज़ार कलंदर की कहानी तो आवारा और अवा खोलो, क्योंकि कहानी जब चाहे खड़ी हो जाए और खड़ी रहे, जैसे पेड़ जो एक और जीव, चिरंजीव, भगवानों से लेकर अब तक का साक्षी, कहानी के मोड़ तोड़ को डंठलों में उगाता, पत्तों में सुलाता, हवाओं को गमकीला बनाता। ये जो शिल्प है भाषा का, ये जो बिंब रचे हैं, कहन का अपना जो एक रौब, अपनी एक चाल है, वो असाधारण प्रभाव उत्पन्न करते हैं। आप गद्य पढ़ रहे होते हैं और उसकी काव्यात्मकता पर मोहित होते जाते हैं, कानों में एक संगीत घुलता है और मन अटक अटक जाता है हिंदी के उन शब्दों पर जो कहीं तो अनसुने से हैं
और कहीं कहीं सिचुएशन के मुताबिक नए गढ़े हुए से। ये शब्द चौंकाते हैं, हंसाते हैं, भरमाते हैं, घुमाते भी हैं और ताज्जुब होता है इन्हें पढ़कर कि इन ठेठ हिंदी शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद कितना मुश्किल रहा होगा। अनुवादक का परिश्रम भी लेखक जितना ही रहा होगा। जब आप रेत समाधि पढ़ने के लिए उठाएं तो अपने दिमाग में एक बात क्लियर कर लीजिएगा, एक बात याद रखिएगा कि अब तक आपके मस्तिष्क को जिस तरह का साहित्य पढ़ने की आदत है वो आदत यहाँ काम नहीं आएगी। यहाँ भाषा का बर्ताव अलग है, अलग ही अंदाज, अलग ही छटा। वो सीधा सीधा कुछ नहीं कहती, थोड़ा इठलाती है, भरमाती है, थोड़ा घुमाती भी है, फिर पते की बात बताती है और इस पूरी प्रक्रिया में वो एक अनोखा वितान रचती है। आप एक अलग ही दुनिया की सैर कराते हैं। ये जो लंबे लंबे वर्णन हैं ये उबाऊ नहीं होते बल्कि आपकी रोचकता में इजाफा करते हैं। हर पंक्ति पर, हर लाइन पर ठहर जाने का दिल करता है, उसे बार बार पढ़ने का दिल करता है, पढ़कर किसी को सुनाने का दिल करता है। ये ठहर कर पढ़ने वाली किताब है, धीरे धीरे आराम से पढ़ना है और कोई भी ब्यौरा छोड़ना नहीं है, क्योंकि कुछ भी मिस किया तो समझने में दिक्कत आ सकती है। एक दिक्कत उस वक्त भी आ सकती है जब आप कथा जानने की उत्सुकता से लबालब भरे हों और अचानक कोई किस्सा या कोई उदाहरण या आने वाले घटना की भूमिका इतनी विस्तृत हो जाती है कि समझना मुश्किल हो जाता है कि इस किस्से का आने वाले किस्से से क्या ताल्लुक। यहाँ थोड़ी दिमागी कसरत करनी पड़ सकती है। मैं ये बता दूं कि ये सिर्फ एक बूढ़ी होती हुई स्त्री की युवा होती हुई उम्र में वापस जाने की कथा भर नहीं है। ये दो देशों के बीच खिंचे सरहद की कथा है, सरहद लांघती स्त्री की कथा है, समय को लांघती स्त्री की कथा है, देह मन प्रेम प्रीत की आस लिए अपनी जड़ें तलाशती स्त्री की कथा है, बनते बिखरते संयुक्त परिवारों की कथा है। इसका कथानक इतना विस्तृत है, फलक इतना विस्तृत है कि इन सारी चीज़ों को समेटने में ये कहीं कहीं भारी भी हुई है। मगर जो जादुई यथार्थ इसकी भाषा आपके चारों ओर रच देती है, पढ़ने वाले के चारों ओर निर्माण करती है, यानी कि जो सच है वो जादू जैसा और जो जादू है वो सच जैसा दिखाई पड़ता है, वो कुछ ऐसा अभिव्यक्त हुआ है कि दिल वाह वाह कर उठता है। मैं कहूँगी कि ये अपने आप में एक संपूर्ण कृति है। मानव जीवन का संपूर्ण इस अनोखे शिल्प में अभिव्यक्ति पा गया है कि अगर आप अपने जीवन में इसे किसी भी दौर में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मोड़ पर खोल कर पढ़ेंगे ना तो ये आपको उसी दौर के माफिक नज़र आएगी। मैंने जो कहानी आपको बताई है वो बहुत थोड़ा सा हिस्सा है और मैंने जानबूझकर पूरा आइडिया नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इस किताब को खुद पढ़ें और इस कहानी को खुद समझने की कोशिश करें, तभी रेत समाधि को पढ़े जाने के मायने हैं आपके लिए। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगी कि मेरे लिए रेत समाधि आत्मिक आनंद और बौद्धिक संतुष्टि या बौद्धिक परिपक्वता की ऐसी गहन अनुभूति कराते किताब है कि जिन गहराइयों तक या जिन ऊंचाइयों और जिन विविध आयामों तक आज तक मैं किसी किताब के ज़रिए नहीं पहुंच सकी, आपके लिए भी ऐसी कृति साबित हो सकती है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको इसे समय देना है। आप किताब को समय देंगे तो किताब आपको वो देगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और इस बात को नोट कर लीजिएगा। अगर आपने रेत समाधि पढ़ ली है तो मुझे बताइए कि इसे क्यों पढ़ना चाहिए, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो क्यों पढ़ना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ये जानना चाहूँगी। इसके अलावा वीडियो आपको कैसा लगा आप ये बता सकते हैं। किताब पढ़ने की इच्छा हो रही है, ख़रीदने की इच्छा हो रही है, आप चाहे तो मेरे लिंक से ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ से ऑर्डर करते हैं तो एक छोटा सा सहयोग आप मसाला चाय को भी करते हैं। आज के वीडियो में मेरे सुझाव, मेरी सलाह यही तक। आगे की यात्रा आपको करनी है और उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ढेर सारे किताबें पढ़ते रहिएगा। टाटा, बाय बाय।